अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट से एक अहम और बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं और वाजे कर दिया है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ कल सुबह 11:30 बजे समाअत होगी और यही 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है, जबकि तफसीली फैसला और वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। आज सुबह से इस केस के हवाले से सियासी गहमा गहमी जारी थी। हुकूमत इत्तेहाद का मुत्तफ़िका मुतालबा था कि इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस इस केस को सुने। सियासी जमातों के अलावा अहम वकला बार्स और माहिरीन कानून की तरफ से भी मुतालबा किया गया था कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। इस हवाले से बार के नुमाइंदे भी अदालत के सामने पेश हुए और दलाइल भी दिए। तकरीबन 8 घंटे तक आज ये समाअत जारी रहे और इस दौरान 2 दफ़ा अदालती कार्रवाई के दौरान वक्फा भी हुआ और अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक फैसला सुना दिया है। नून लीग पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बना तो हमजा शहबाज इस केस की समाअत का बॉयकॉट कर देंगे। मुत्तफ़िका फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में इजाफा होगा या उससे जो है वो कमी होगी और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी है। यही 3 रुकनी बेंच अब समाअत करेगा तो क्या फैसला होगा, इस हवाले से थोड़ी देर में पीडीएम जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम में शामिल जमातों के कायदीन का इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, MQM, काफ लीग और दीगर जमातों के कायदीन शरीक हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ऐलान किया जाएगा कि लाएअमल क्या है। जबकि कुछ देर पहले मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं, ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। मगर अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि मुझे कम अज़ कम यकीन था कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा और यही मैं कौम को बताना चाहती थी। इसके अलावा मरियम नवाज ने एक और ट्वीट में लिखा कि फुल कोर्ट ना बनाने की एक ही वजह है, खौफ, अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ। नून लीग और हुकूमती इत्तेहाद का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कह दिया था कि फुल कोर्ट अहम और पेचीदा मामलात पर बनता है, ये पेचीदा मामला नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी बताया था कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात इसलिए नहीं लटका सकते कि आपकी ख्वाहिश है। आज दिन 1 बजे के बाद इस केस की समाअत शुरू हुई, कई घंटे तक समाअत होती रही, मुख्तलिफ फरीक़ैन के वकला पेश होते रहे और रात 9 बजे के बाद अब चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया है कि यही 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जबकि आज सुबह इस बेंच पर मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर हुकूमती इत्तेहादी अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। पार्टी का हेड देखकर और पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है, पार्टी हेड की डेफिनेशन बदल जाती है, अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं जो अभी चंद दिन पहले किए। देखें, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी की सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं, इंसाफ करने वाले जजेस हैं, अच्छी रेपुटेशन के मालिक जजेस हैं, उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाता? 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट रहे हैं, बार बार एस्टैब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। नो इफ्स नो बट्स, हमें फुल कोर्ट बेंच इसलिए चाहिए ताकि पाकिस्तान का आइन को, पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तान का अदलिया को वो तहफ़्फ़ुज़ रहे। अगर वो एक मनपसंद का चंद अफराद का बेंच बनेगा, पूरा अपोजिशन को बैन करेंगे, पूरा मीडिया को बैन करेंगे और ख़ुद बैठ के अपने फैसले सुनाएंगे, तो उससे मेरे ख्याल में फिर से ये तासुर आएगा कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं,
किसी के सहूलतकार बन के काम कर रहे हैं। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे। हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट वो केस को सुने। ये बेंच तो पहले अपने किए हुए फैसलों को या तो उनको रद्द करेगी, उसमें तजाद होगा, उसमें तसादुम होगा, या उसी तरह का फैसला करेगी। अब जब फैसला आ गया है तो जो पीडीएम क़यादत है वो सर जोड़कर बैठी है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर हुकूमती रहनुमाओं से सवाल भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हामिद मीर साहब जो आज अदालत में भी मौजूद थे, मुनीफ फारूक साहब जो आज अपना माहिराना तज्जिया भी सारे हवाले से देते रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, फैसला आ गया, अब बहुत मुश्किल है कि ये इससे यू टर्न लें कि जी हम तो ठीक है इसी बेंच के सामने पेश हो जाते, नहीं होते, फैसला खिलाफ आ जाता है। ये सियासत कहाँ जा रही है? हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पंजाब भी निकल गया, अगर खैबर पख्तूनख्वा भी निकल गया, और क्या परवेज लाई से असेंबलियां तोड़वाने का फैसला कर सकते हैं इमरान खान मुमकिन तौर पर? देखिए, इमरान खान साहब कोशिश तो करेंगे कि परवेज लाई साहब से कहें कि आप पंजाब असेंबली तोड़ें, क्योंकि अगर वो पंजाब असेंबली तोड़ देंगे और साथ में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी टूट जाएगी तो इलेक्शन के लिए प्रेशर तो आएगा फेडरल गवर्नमेंट पे। लेकिन फर्ज करें कि अगर वो पंजाब असेंबली नहीं तोड़वाते और वो फेडरल गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि भाई आप असेंबली तोड़ दें और कौमी असेंबली का इलेक्शन करवा लें, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि ये तमाम हुक्मरान इत्तेहाद की लीडरशिप जो इस वक्त भी मीटिंग में बैठी हुई है, सुबह भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले भी इनकी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इन्होंने अभी तक तो जो इन्होंने फैसला किया हुआ है वो यही है कि इन्होंने ये इस असेंबली से इसकी मुद्दत पूरी करवानी है, और ये बबांगे दोहल कह चुके हैं कि इलेक्शन अगले साल अगस्त में ही होगा, क्योंकि अगस्त में ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन इस दौरान आप देख रहे हैं कि राइट से लेफ्ट से कुछ खबरें आती हैं सॉफ्ट इंटरवेंशन के बारे में, और हमें बताया जाता है जी कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो तो आइन के अंदर है कि अपना काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको कह दे या कोर्ट उनको कह दे तो शायद वो फिर इसके बारे में इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैंने ये पहले भी बात की थी, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं और ख़ास तौर पर जो अफवाज पाकिस्तान है, आप देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं तो किसी भी सूरत में हमें अपनी फ़ौज को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। आज भी जो जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है तो उसमें जो एलानिया सामने आया है तो वो तो उसमें सिक्योरिटी सिचुएशन पे उन्होंने गौर किया है, और साथ में जो इस वक्त बारिशों की और सैलाब की वजह से जो सूरत हाल है, इसमें जो आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उन सरगर्मियों का जायजा लिया गया है। तो इस सूरत हाल में आप अगर फौज को इन्वॉल्व करें, फौजी क़यादत को इन्वॉल्व करें कि हाँ जी आप आगे बैठ जाएं, सियासतदानों के साथ बैठें आप, और आप सॉफ्ट इंटरवेंशन के जरिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही एक तो गैर आइनी तरीका है, और दूसरा इससे इदारों ने जो एक पोजीशन ली हुई है कि हम न्यूट्रल हैं, तो ये उस पोजीशन को मजरूह करेगा और एक तासुर पैदा होगा कि क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, ये हक और बातिल की लड़ाई है, आपको किरदार अदा करना चाहिए, आप इलेक्शन करवाएं, आप फौरी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। तो ऐसा लगेगा, ऐसा कहा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा कि जनाब ये पाकिस्तान के जो रियासती इदारे जिनको इमरान खान न्यूट्रल्स कह के तानाजनी करते थे और उन पर तनकीद कर रहे थे, तो ये उन्होंने सरेंडर कर दिया इमरान खान के सामने। और जो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनके बारे में यह तासुर होगा कि इन्होंने इमरान खान के सामने सरेंडर कर दिया। तो ये एक बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल होगी, और मेरा ख्याल है कि अब आज आपने देख लिया कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसने आज जुडिशरी के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने भी आगाज कर दिया अब इदारों पे तनकीद करने का, उसकी ठोस वजूहात उन्होंने बता दी आपको। मरियम नवाज साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब 25 मई को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोका था कि आपने रेड जोन में नहीं आना, आप जो परेड ग्राउंड है वहां जाके जलसा करें। लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने ऐलान किया कि मैं तो डी चौक में जाऊंगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि शायद उनको हमारा जो फैसला है उसकी खबर नहीं मिली, तो उसके बाद उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी तरह बहुत से और भी मामला हैं जो आज बड़े ज़ेरे बहस रहे हैं कि जो पिछले साल चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो
उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए थे, चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हुए थे मुजफ्फर शाह साहब, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के 7 वोट कैंसिल कर दिए थे। उस पे इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की हुई है, उसकी भी हियरिंग नहीं हो रही। तो ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कल अगर बायकॉट कर देता है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का, तो उसके बाद वो ये बातें बहुत खुल के करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे इस सूरत हाल में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन भी जाते हैं और फिर इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि आप असम्बली तोड़ें, तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। फिलहाल मुझे नहीं लगता। देखें, ये हुक्मरान इत्तेहाद जो है ना, ये आप कोशिश करेगा कि अक्टूबर नवंबर गुजारे और अगर इलेक्शन होना है तो उसके बाद ही हो। बस ये जो नवंबर है यही इस मुल्क के लिए मुसलसल मसला बना होता है। मगर मुनीर फारूक साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब इस सिचुएशन में अगर ये बायकॉट का फैसला बरकरार रखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो यू टर्न मुश्किल लगता है, ये सिचुएशन आगे कैसे अनफोल्ड होगी? मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया और ज़ाहिर चीफ जस्टिस उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं जिन पर इन्होंने आज अदम एतमाद का इजहार किया है। बेंच भी चीफ जस्टिस बनाते हैं, तो ज़ाहिर चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। ये सिचुएशन फिर आगे बढ़ेगी कैसे? परवेज इलाही साहब बन भी जाएं वज़ीर आला, कोई स्टेबिलिटी नज़र आती है? शाहजेब साहब, देखिए, इस बात को हम सारा दिन एनालाइज करते रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ने इसे ओवर एनालाइज किया है। बड़े वैलिड सवाल थे जो कि मेरे और आपके हामिद मीर साहब के जहन में हैं। अब सवाल ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और उनके चीफ जस्टिस वो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो बेंच समाअत कर रहा है। उस बेंच के बारे में इम्प्रेशन ये आ गया है कि वो कोई हम ख्याल बेंच है जो कि सारा दिन तमाम हुकूमती इत्तेहाद उन्हें कहता रहा। अब अगर कल ये बॉयकॉट करते हैं और उस समाअत का हिस्सा नहीं बनते तो ज़ाहिर बात है कोई दुनिया का काम तो नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस साहब घंटा इंतज़ार कर लेंगे, 2 घंटे कर लेंगे, फिर फैसला कोई ना कोई तो उन्होंने देना है। इवन इफ़ देयर इज़ नो आर्गूमेंट फ्रॉम द अदर साइड, तो फैसला तो उन्होंने फिर भी दे देना है। लेकिन सवाल ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और अदालत के सबसे बड़े जज यानी कि चीफ जस्टिस साहब की अदालत का कोई बॉयकॉट करे और ये इंप्रेशन लेकर निकले वहाँ से, या इंप्रेशन बन जाए कि इस बेंच से इंसाफ नहीं मिल रहा या इंसाफ की तवक्को नहीं है, और इस बेंच के हवाले से अब से नहीं, ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी आप खुद भी जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ओवरऑल जो इंप्रेशन है, कभी कोई मामला आ जाता है तो कहा जाता है जी बेंच कौन सा बनेगा। अगर बेंच बन गया तो जहन में सवाल आता है जी कि फिर फैसला क्या आएगा। तो एक तासुर बन गया है, ये एक धब्बा होगा पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर। अब हाँ, अगर आगे हम चलें, होगा कुछ नहीं। परवेज इलाही साहब इसके नतीजे में अगर कल जो मुतवक्का मामलात सामने नज़र आ रहे हैं और जिस एक नुक्ते पर अब सारी तफसील आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो यही होगा कि रूलिंग कलअदम करार दे दी जाएगी और परवेज इलाही साहब 186 वोटों के साथ वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को जिसके नतीजे में 25 अरकान को डी-सीट किया गया, अब अगर उस फैसले को आप देखें और उस फैसले के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स बैरिस्टर अली जफ़र साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर भी वकील हैं, उन्होंने जो एज लीड काउंसिल वहाँ आर्ग्यूमेंट दिए और वो उस ऑर्डर के अंदर रिप्रोड्यूस हुए, अगर आप वो पढ़ें और उनको एनालाइज करें तो आपको समझ आ जाएगी कि दोहरा मेयार क्या होता है। यानी वहाँ पर अली जफ़र साहब इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि जी बार बार एक ही आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन थी और तमाम प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो पूरे अगर नहीं भी हुए तो इन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन। अगेन वो बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे पार्टी डायरेक्शन, तो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ उन्होंने वोट कास्ट कर दिया तो उन्होंने एक्टस रियस कर दिया, यानी गिल्टी एक्ट कर दिया। उनका वोट काउंट नहीं होगा, वो डिफेक्शन के अमल में साबित हो चुका है, उन्हें डी-सीट कर दिया जाए। अब इसके बरक्स जो उन MPs में से एक के वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब थे, उन्होंने ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश ज़रूर की अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर कि पार्लिमानी पार्टी अलहदा चीज़ है, पार्टी हेड अलहदा चीज़ है और तमाम जो आर्टिकल 63A के प्री रिक्विजिट्स हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी है। लेकिन एवेंचुअली क्या हुआ, ये आर्ग्यूमेंट सेल नहीं किया, ये आर्ग्यूमेंट चला नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के उस लेटर हेड के ऊपर या उस डायरेक्शन के हवाले से उन्होंने फैसला दे दिया कि जहां पर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं भी है लेकिन पार्टी हेड की है, इन लोगों को डी-सीट कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील मौजूद है। अगर कल परवेज इलाही साहब को 10 सीट वो वोट मिल जाते हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब के लेटर की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि ये अपील जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है, इसको कब सुना जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने वज़ा करदा असूल जो कि मुतवक्का तौर पर वो इस फैसले के अंदर ले डाउन करेंगे, क्या उसको इस अपील के ऊपर अप्लाई करेंगे जहां पर पार्टी डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी की नहीं है, पार्टी हेड का लेटर है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने
25 मेंबरान को डिसीट कर दिया है, क्या वहाँ उस फैसले को अपहोल्ड किया जाएगा या कलअदम करार दे दिया जाएगा? क्योंकि अगर कलअदम करार दिया गया और उसको ओवरटर्न कर दिया गया तो जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है ये इन्फ्रक्चर्स हो जाएगा और हमजा शहबाज शरीफ फिर 197 वोटों के साथ वज़ीर आला पंजाब दोबारा बन जाएंगे। लिहाजा ये एक, मैंने सारा दिन कहा, मैं अब भी कहूँगा, ये डायकोटमी मौजूद है, लेकिन बात उस धब्बे की है जो कि लग जाएगा और बदकिस्मती से निहायत एहतराम के साथ चीफ जस्टिस की अदालत पे लगेगा, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इस बेंच के ऊपर लगेगा कि इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है किसी को। तो आमिर साहब, एक तरफ ये तलवार लटकती रहेगी अगर परवेज़ इलाही साहब के हक में फैसला आ भी जाए, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हमने चलने नहीं देनी है। तो चलने वो कैसे नहीं देंगे आपके ख्याल में? अगर वो चाहें कि हमजा अगर आ भी जाए परवेज़ इलाही की हुकूमत, तो वो कहते हैं हम चलने नहीं देंगे, अदम एतमाद हो, कोई भी मामलात हो, हम मुसलसल कोशिश के, तो वो क्या कोशिश होगी, किस तरीके से ये, और जो सूबा है 10 करोड़ लोगों का जो पहले ही 3-4 महीने से अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसमें अदम इस्तेहकाम ही रहेगा? आपके ख्याल में वाकई वो डिस्टर्ब कर सकते हैं इस हुकूमत को? शाहजेब साहब, मैं एक बात कहने लगा हूँ, हो सकता है कुछ मेरे दोस्त जो हैं उनको अच्छी ना लगे, वो नाराज हो जाए मुझसे। मुझे लगा कि ये जो पिछले 3-3.5 महीने गुजरे हैं, तो इसमें मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने और बाकी जो जमातें हुकूमत में शामिल हैं, इन्होंने देखा है कि तहरीक इंसाफ जो है, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने इदारों पे बड़ी खुल के तनकीद की है। सिर्फ तनकीद नहीं की, बल्कि वो तनकीद से आगे चले गए और उन्होंने बाकायदा एक कंपेन चलाई और करैक्टर असैसिनेशन की बहुत से लोगों की। किसी को मीर जाफर कह दिया, किसी को मीर सादक कह दिया, किसी को साजिशी कह दिया। जजेस के खिलाफ कंपेन चली और रियासती इदारों के खिलाफ कंपेन चली, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक तासुर क्रिएट हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इससे बहुत फ़ायदा हासिल किया। एक तरफ तो उन्होंने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव क्रिएट किया, लोगों को बड़ा मुतासर किया। दूसरी तरफ उन्होंने इदारों को प्रेशराइज किया, उसमें भी उनको कामयाबी हासिल हुई। उनके खिलाफ इतने मुकदमात दर्ज हुए, उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी बड़ी पीटीआई का कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ। अब इसको कंपेयर करें जब पिछले साल ही जून-जुलाई 2018 की जो सूरत हाल है, जब इलेक्शन होने वाला था तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, वो गिरफ्तार हो गए। बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमात बने थे उन पे, बहुत प्रेशर था। तो ये जो आज की सूरत हाल है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें इमरान खान साहब की पार्टी का कोई बड़ा रहनुमा जो है, इंपॉर्टेंट लीडर जो है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। हाँ, श्री मजारी साहबा को उठाया गया था, वो चंद घंटों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से वो रहा हो गई। तो ये मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें हैं जो उस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, इन्होंने ये रियलाइज किया कि हम तो हुकूमत चलाने के लिए जो है वो मामला को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तो जुडिशरी जो है उसके साथ ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके तो सियासी फायदा हासिल कर रहे हैं। और जो बाई इलेक्शन हुआ 17 जुलाई को, उसके रिजल्ट ने भी इनके जो खदशात हैं उनको मज़ीद, मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो सीखा है पिछले 3 महीने में, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो इमरान खान से सीखा है, अब वो उससे सीख के वो उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह पंजाब असम्बली में हंगामा रही हुई थी जब हमजा शहबाज साहब का पहला इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा उस वक्त क्या हंगामा हुआ था, और एक दूसरे पे किस तरह कुर्सियां फेंकी गई, पुलिस अंदर आ गई और हंगामा हुआ। तो अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम भी इनको नहीं चलने देंगे, जो इन्होंने किया हम इनके साथ करेंगे, तो यही कुछ है। यानी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही की हुकूमत को नहीं चलने देगी, और यहाँ पे इस्लामाबाद में ये प्रॉब्लम करेंगे। मुल्क पहले अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 2 बड़ी अहम बातें आज मरियम नवाज ने और की हैं, ज़रा आवाम को और आप लोगों को दिखा दूं, फिर उस पर सवाल करता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि हुकूमत, ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत है, अपनी हुकूमत को कह रही थी आज बाहर आ जाए, मगर क्यों नहीं आते, ये ज़रा सुनिए। इस हुकूमत को मैं कुछ नहीं समझती, इस किस्म की लूली लंगड़ी हुकूमत को। मेरा बस चले तो मैं आज इस हुकूमत से बाहर निकल जाऊं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको ट्रे में रख के किसी को पेश कर दे क्योंकि किसी ने गुंडागर्दी शुरू की हुई है। ये नहीं हो सकता। अगर लड़ाई है तो लड़ाई हमें बेहतर लड़नी आती है। लड़ाई है तो लड़ाई हमें बेहतर लड़नी नजर आती है, मगर साथ में उन्होंने अंपायर के हवाले से और अभी तक इमरान खान के लिए सपोर्ट होने के हवाले से एक बात की, जरा देखिए। ये इतना अंपायर्स के साथ मिल के खेलता रहा कि जब से अंपायर्स हटे तब से धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरे। और अभी भी जो इसके हमायती कहीं कहीं बैठे हुए वो सब इसका काम करके दे रही है, अभी भी सपोर्ट के बगैर नहीं है। मैं उन तफसील में जाना नहीं चाहती क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, सारे महाज में इकट्ठे खोलना नहीं चाहती। मुनीर फारूक साहब, बड़ी अहम बातें हैं। एक तो वो कह रही है कि लड़ना है तो फिर लड़ना है,
हालांकि इमरान खान साहब ने ज़ाहिर लड़ाई तो बेहतर लड़के दिखाई है, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनके मुकाबले में ऐसा लगता है कि बहुत लेट रियलाइज़ किया है नून लीग हो या फिर PDM हो उन्होंने कि उन्होंने कैसे इमरान खान साहब को काउंटर करना है, जो उनका फार्मूला है वो कैसे उन पर अप्लाई करना है। मगर दूसरा ज़ाहिर एक तरफ वो जजेस पर अदम एतमाद करें, फिर ये भी कहें कहीं कहीं सपोर्ट इनके अभी भी मौजूद है। एग्जैक्टली क्या एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है मरियम नवाज साहिबा, या वाकयातन कुछ ऐसे हकाइक हैं जो खुल के बता भी नहीं रही हैं मगर इशारा भी कर रही हैं? देखिए, अगर वो खुल के बता दें तो मेरे ख्याल में काफ़ी दफ़ा अहमद मीर साहब ने कहा है कि ये खुल के बात नहीं करते। अगर खुल के बता दें तो शायद फिर इनके लिए हुकूमत चलानी तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन शायद इनका जो मरा हुआ बयानिया है वो ज़िंदा हो जाए। लेकिन ये बताएंगे नहीं, क्योंकि आज 2-3 दफ़ा ये बात हुई है कि इनके पास बहुत से हक़ाइक़ हैं, ये लोग बता नहीं रहे। लेकिन अगर ऐसा ही है शाहज़ेब साहब, तो फिर हम इसे क्या कहें? इसे ये कहा जाए कि कोई पॉलिटिकल एक्सपीडियंस है, कुछ सियासी मसलियत है, लेकिन इसने आपको हासिल क्या करके दिया है? आपकी लाइन तो पिट गई, यानी कि महंगाई का बोझ आपने ले लिया, अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया, और बकौल आपके अभी भी कुछ लोग इमरान खान साहब का सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, और अभी भी इमरान खान साहब का जो स्टेटस है बीइंग अ लाडला वो अभी भी है। उसका इंप्रेशन तो हर पाकिस्तानी को मिलता है, मुझे बहसीयत काम पाकिस्तानी भी मिलता है कि जो बातें हैं जिन इमरान खान साहब या उनके रुफ़का आजकल कर रहे हैं या पिछले 3-4 महीनों में कर रहे हैं, इसका 1/4 हिस्सा भी अगर किसी और ने किया होता तो उसकी तबीयत दुरुस्त की जा चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी वजह यही है कि अभी भी हौला हाथ है उनके हवाले से। लेकिन चले ठीक है, वो उनका इख्तियार है, वो करते रहें, और जिन्होंने उनको डील करना है वही करेंगे। बट सवाल इस हुकूमत का है। आप ये देखिए कि अगर ये हुकूमत इनके पास नहीं रहती पंजाब की, और जो बादियों नज़र में मौजूद अब लग भी रहा है कि अगर इनके पास ये हुकूमत नहीं रह जाती तो ये वफाक के अंदर बैठ कर, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद कह रही हैं कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, तो कोई बताए तो सही कि ये लूली लंगड़ी बैसाखियों वाली, बल्कि बगैर बैसाखी के लूली लंगड़ी हुकूमत लेने के लिए आपको किसने मजबूर किया था? मतलब आपको किसी ने क्या दिखाकर राज़ी किया था? मतलब वो कहते हैं ना, वो मुहावरा है कि मौत दिखाकर पता नहीं किसी और चीज़ के लिए राज़ी कर लेना। क्या दिखाकर राज़ी किया था? मतलब बेचा क्या था चूरन आपके आगे जो आपने ये फैसले कर लिए? अब अगर आपने कर लिए हैं तो उसका पॉलिटिकल कैपिटल भी आपने अपना एग्जॉस्ट कर लिया है। अब सवाल ये है कि जब ये अगर कोई सियासी इनकॉम्पिटेंस है तो आपने उसकी पर्सोनिफिकेशन कर दी। आप बता रहे हैं कि सियासी इनकॉम्पिटेंस क्या होती है। इमरान खान साहब हुकूमत में ना रह के भी उन्होंने अपने आप को पॉपुलर किया है, हुकूमती बयानिए को या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को कैप्चर किया है और बताया है कि उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जिद्दोजहद की है, और वो बड़े जहादी हैं और वो बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। और आज ये जो पूरी PDM है ये कह रही है खलवत में, कहती है कि हमारे साथ बड़ा हाथ हो गया है, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी भी इमरान खान को सपोर्ट है, अभी भी ये हो रहा है, अभी भी वो हो रहा है। और आज भी इमरान खान साहब के लोग कहते हैं इनके हैंडलर्स, इनके कॉन्स्पिरेटर्स, मतलब उनको खुली छूट है, और ये अभी तक ज़बान दबाकर बैठे हुए हैं, इसलिए कि जी हम अगर बात लंबी बात करेंगे तो फिर वो दूर तक चली जाएगी। भाई अब आपके पास रह क्या गया करने के लिए? पंजाब हुकूमत चलेगी तो क्या वफाक में मतलब जो रेडियस है उसका, मतलब ऑन ईच साइड 15-15, 20-20 किलोमीटर का, उसके बाद उसके अंदर बैठ के क्या करेंगे? सारे तालियां बजाया करेंगे। उसके बाद तो आपकी हुकूमत होगी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का आपको क्या फ़ायदा है? पीपल्स पार्टी को ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा है? अब अगर आपने खुद को मजीद स्क्वीज करना है तो कीजिए कि जो नवंबर का मामला है, और नवंबर पता नहीं कैसा महीना है हमारे मुल्क की तारीख के अंदर कि उसकी बड़ी अहमियत हो जाती है, और हर दफ़ा नवंबर पे सुई आके अटक जाती है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो चलाइए, लेकिन खुद को आप मजीद मार्जिनलाइज करेंगे। अगर आज मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं कि हमारे साथ ये हो गया और ये बड़ी लूली लंगड़ी हुकूमत है, तो सबको पता है लूली लंगड़ी हुकूमत है। इसको छोड़िए और बाहर निकलिए, रेजिस्टेंस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल एग्जॉस्ट हो गया तो उसे रीगेन करने की कोशिश कीजिए। ये आम बात है कि नवंबर एक तो अहम महीना, ऊपर से जुलाई भी, जुलाई 2018 के बाद से लेकर अब तक जब इंतखाबात हुए थे, इस मुल्क में स्टेबिलिटी तो आई है नहीं। तो अब भी जो बात की जा रही है कि नए इंतखाबात हों ताकि मुल्क में कोई इस्तेहकाम आए, तो इस्तेहकाम आएगा कैसे जब 2018 से लेकर आज तक जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है ये मुल्क पीछे गया है। मगर आबिद मीर साहब, जब ये बड़ी दिलचस्प बात है जो मुनीब भी कह रहे हैं, आज अगर श्री मज़ारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो खुल के बात कर रही हैं, हैंडलर्स की बात कर रही हैं, न्यूट्रल्स की बात कर रही हैं, खुल के बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बल्कि नाम भी ले देते हैं वो तो आर्मी चीफ का जब बात करनी हो। यहाँ कहते हैं कि जी अभी भी सपोर्ट मौजूद है, खैर मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। कुछ है नहीं बताने को, या है तो फिर किस बात से डरे हुए हैं बताने में? देखिए, जो असल बात है ना वो पीपल्स पार्टी वालों को पता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने
ये जो पिछले साल मुस्लिम लीग नून को उन्होंने कन्विंस किया था कि हमें नो कॉन्फिडेंस लानी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली पिछले साल सितंबर अक्टूबर में पीपल्स पार्टी को कांटेक्ट किया गया था। और उससे भी पीछे अगर आप जाएं शाहजेब साहब, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 29 मई उस दिन आपके शो में मैंने बात की थी और आपको बताया था कि आसिफ जरदारी साहब को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, उसी तरीके से चले जाएं जिस तरह के मेडिकल ग्राउंड्स पे नवाज शरीफ साहब चले गए हैं। तो आसिफ जरदारी साहब ने बाहर जाने से इनकार कर दिया है। कहानी वहां से शुरू हुई थी और ये बात पीपल्स पार्टी को किसने कन्वे की थी, पीपल्स पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया। 1-to-1 मीटिंग हुई थी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, पाकिस्तान से बाहर मीटिंग हुई थी। उसके फिर कुछ महीनों के बाद बैक चैनल से पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ राब्ते जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए, कुछ कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए और पीपल्स पार्टी को ये कहा गया कि आप अगर पीटीआई के साथ ताउन करें तो हम दोनों मिलके मुस्लिम लीग नून जो है इसकी वाट लगा देते। तो उनको पीटीआई वालों ने पीपल्स पार्टी को कहा कि आपका तो स्टेक है, आपका तो एक सूबे में आपकी हुकूमत है, लेकिन इन्होंने आप पे केस बनाए हुए हैं और आपने इन पे केस बनाए हुए हैं, तो आइए मिलके इनकी वोट लगाते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने उसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसके बाद फिर बाकायदा उनके साथ बातचीत शुरू हो गई और फिर फार्मूला एक बनाया गया कि आप किस तरह पीटीआई को एडजस्ट करें सिंध गवर्नमेंट में और पीपल्स पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट में, और फिर इलेक्शन अक्टूबर 2022 में होगा, लेकिन इससे पहले अप्रैल 2022 में एक अहम अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। तो उस पर पीपल्स पार्टी ने मजीद इंगेजमेंट की और मजीद खबर निकालने के लिए, मजीद डिटेल जानने के लिए बातचीत को जरा लंबा किया, तो पता चला कि ये तो बड़ी लंबी कहानी है, इसमें तो कालाबाग डैम भी बनवाना है इन्होंने और पीपल्स पार्टी के कंधे पे रख के ऐलान करवाना है कि कालाबाग डैम भी बनना है। फिर उसमें 18th अमेंडमेंट भी थी, फिर उसमें कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें भी थी। तो पीपल्स पार्टी के जो है ना वो कांपे टांगना शुरू होंगे कि ये तो बड़ा खौफनाक मंसूबा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें इस्तेमाल करेंगे, कालाबाग डैम भी हमसे बनवाएंगे, 18th अमेंडमेंट भी हम ही से रोल बैक करवाएंगे और फिर इलेक्शन भी करवाएंगे और उसमें 2/3 मेजोरिटी भी ले लेंगे और उसके बाद पता नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। तो जो कहा गया था पीपल्स पार्टी को कि ये टर्म जो है 2022 के इलेक्शन में जो टर्म आएगी, इस टर्म में इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम पीपल्स पार्टी को ये प्राइम मिनिस्टरशिप देंगे। तो ये जो साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी के साथ ये सारे मामला कर रहे थे, तो ये पीपल्स पार्टी का काम है ना कि ये आप कौम को बताया कि वो कौन साहब थे जो ये सारी बातें आपके साथ कर रहे थे। कभी दुबई में मिलते थे, कभी कहीं मिलते थे, फिर कभी कराची में जाके मिलते थे, फिर कभी इस्लामाबाद में मिलते थे। तो फिर पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि हम नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लें और उनको बताएं कि ये क्या हो रहा है। और फिर नवाज शरीफ साहब को बताया गया, फिर उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब को एंगेज किया गया और उनको बताया गया कि भाई ये तो आप सबको अगले इलेक्शन से पहले इन्होंने अंदर करना है और हमारे साथ मिलके अंदर करना है, आपकी वोट लगानी है हमारे साथ मिलके। तो एक तरह से ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ये खतरा नहीं नजर आया कि ये हम सबको जेलों में कर देंगे और ये 2/3 मेजोरिटी ले लेंगे और इलेक्शन में हरवा देंगे और धांधली करेंगे, बल्कि उनको ये भी लगा कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है ये इसको भी रोल बैक करना चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी को अपनी स्टपनी के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये वो हालात वाक़यात थे जिनमें इन्होंने रिस्क लिया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और इन्होंने फैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलके तो ये तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं। लेकिन जब इन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो एक अपना नैरेटिव नहीं बना सके। इन्होंने ये सारे मामलात खुफिया रखे और अगर किसी से इनका राब्ता भी था तो ये उनको मिसगाइड करते रहे। ये कहते रहे कि हमारे अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हम नो कॉन्फिडेंस पे राजी एक दूसरे को करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हो नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो MQM, BAP, शाहजैन बुख्ती, असलम बुतानी सबके साथ बातचीत करते जा रहे थे और जो इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में आपको उनके रवैये में सख्त गिरी, थोड़ा सा गरूर, थोड़ी सी शहाना तमकनत और एरोगेंस नजर आ रही थी, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया और एक नॉन पॉपुलैरिटी भी थी, वो बड़ी अदम मकबूलियत का शिकार भी थे। तो इस तरीके से इन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर सारा मामला किया और मुझे आज तक याद है, अच्छी तरह मुझे याद है कि जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब ने
तहरीक अदम एतमाद का ऐलान करना था तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी मीडिया को नहीं बताया। और मुझे कहीं से जब पता चल गया, मैंने ट्वीट कर दिया कि आज 3 बड़े जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो रौला पड़ गया। और मुझे बहुत से लोगों ने पूछा, ऐसे लोगों ने पूछा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि इनको भी नहीं पता होगा। और जब मैंने बताया कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है, ये 3 सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, तो उनका ख्याल था कि नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, तो हो ही नहीं सकता। हालांकि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए रिक्विजिशन भी साइन कर दी हुई थी और ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ जाके असेंबली में जमा करवानी थी। तो ये इन्होंने यहाँ तक तो काम बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि अब हमने अपनी हुकूमत भी चलानी है बाद में। उसके बाद फिर ये बहुत से प्रेशर्स का शिकार हुए हैं और ये इमरान खान साहब जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग में उन्होंने इनको मात दे दिया और वो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बना के वो इनसे आगे निकल गए। और साहब देखते हैं कि क्या नैरेटिव ये देंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। एक ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाएंगे क्या मौक़िफ़ है, क्या फैसला किया इत्तेहादियों ने। एक ब्रेक के बाद वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग पर आज दोपहर 1 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि नून लीग ने दरमियान में ही आकर कह दिया कि फुल कोर्ट नहीं बना तो हम फिर प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर देंगे, फैसला कबूल नहीं करेंगे, प्रोसीडिंग्स में भी नहीं जाएंगे। क्योंकि सारा दिन मुसलसल एक बहस चलती रही, अदालत में बहस होती रही और उसके बाद 9 बजे के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जबकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। समाअत के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ़ आफरीदी ने तमाम बार काउंसिल्स की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की और कहा कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, सिस्टम को खतरा है, आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी दरख्वास्त मुकर्रर की जाए, आईनी बहरान से निपटने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आफरीदी साहिब, ये केस हमारे आर्टिकल 63A की राय की बुनियाद पर है, हम फरीक़ैन को सुनकर फैसला करना चाहते हैं, एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, दूसरी तरफ को सुनना भी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया पर दबाव डालने का सोच भी नहीं सकते, मुनासिब होगा कि आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी दरख्वास्त पहले सुन ली जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इतनी क्या जल्दी है भून साहिब, पहले केस तो सुन लें। इस मौके पर परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं भी बार का साबिक सदर हूँ, बार के सुदूर का इन मामलात से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। इस दौरान डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अहम आइनी मामला है, तमाम इबहाम दूर करने के लिए फुल कोर्ट बनाने का यह सही वक्त है। पहले फैसला देने वाले जजेस ही केस सुन रहे हैं, जिसकी वजह से इस्तराब पाया जाता है। दुरुस्त फैसले पर पहुंचने के लिए अदालत की मुआवनत करूंगा। इरफान कादिर ने अदालत का 23 जुलाई का फैसला भी पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि आपका सवाल यह है कि आर्टिकल 63A का यह तासुर कैसे मिला कि पार्लिमानी पार्टी या सरबराह की बात हुई है। तो इरफान कादिर ने जवाब दिया कि यह सवाल तो आपका है जिस पर यह खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया है। कानूनी सवाल यह है कि पार्लिमानी पार्टी का मौक़िफ़ अलग हो और पार्टी सरबराह का मुख्तलिफ हो, तो फिर क्या होगा? वाज़ेह होना चाहिए कि जिस कानूनी सवाल पर समाअत हो रही है वो क्या है। जिस सवाल पर समाअत हो रही है वो बताना मेरा काम नहीं है, अदालत तयन करे। मामला शायद पार्लिमानी पार्टी और पार्टी सरबराह के इख्तियारात का है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने जब ये कहा कि पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी दोनों का आर्टिकल 63A में जिक्र मौजूद है, तो इरफान कादिर बोले कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कि यह सवाल क्या है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या सवाल है। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे मुकालमा किया कि आप अदालत को सुन तो लें। फिर इरफान कादिर ने कहा कि हम आराम से इस मामले को समझ सकते हैं। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि आप पहले सुने तो हम क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर से कहा कि मुझे लगता है कि आपको सुनने में मुश्किल पेश आ रही है, अगली बार अदालत की बात काटी तो आप वापस अपनी कुर्सी पर होंगे। तो इरफान कादिर ने जवाब दिया कि आप जितना भी डांट लें मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। आइन का आर्टिकल 14 शख्सी वक़ार और जज के वक़ार की बात करता है, जज को हक है कि वो वकील को डांटे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि आपसे एहतराम से बात कर रहे हैं, आप आर्टिकल 63A को हमारे साथ पढ़ें, हम किसी को डांट नहीं रहे, मोहतरम कहकर मुखातिब कर रहे हैं। तो इरफान कादिर ने मजीद कहा कि आप मोहतरम कहेंगे तो मैं इससे भी ज़्यादा मोहतरम कहूँगा, अदालत जो भी सवाल करेगी उसका जवाब दूंगा। आप नाराज़ हो गए थे, मैं अदालत को नाराज़ करने नहीं आया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम नाराज़ नहीं हैं, आप दलाइल दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि क्या डिक्लेरेशन और पार्लिमानी पार्टी को हिदायत एक ही शख्स दे सकता है? अदालती फैसले में कोई बहम नहीं है। इरफान कादिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में सियासी जमात के हुकूक हैं,
जस्टिस मुनीब अख्तर ने इरफान कादिर से कहा कि डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह डायरेक्शन देता है। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रूलिंग दी। जो नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं वो हम समझ चुके हैं, मुनासिब होगा अब किसी और वकील को मौका दें। दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि JUIF पार्टी सरबराह के नाम पर है। मौलाना फजलुर रहमान पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है। अवाम में जवाबदेह पार्टी सरबराह होता है, पार्लिमानी पार्टी नहीं होती है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि सदारती रेफरेंस की समाअत में वाज़ेह हो गया था कि पार्टी सरबराह की डिक्टेटरशिप खत्म होना जरूरी है। एक सीनियर पार्लिमानी लीडर ने सदारती रेफरेंस के दौरान पार्टियों में आमरीत की शिकायत की थी। सियासी जमातों के सरबराहान को अपने अराकीन को सुनना होगा। बैरून मुल्क बैठे सियासी लीडर पार्लिमानी अराकीन को हिदायत दिया करते थे। आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी पार्टी को मजबूत किया गया। पार्लिमानी पार्टी की भी अपनी मंशा होती है। पार्लिमानी मामलात में पार्लिमानी पार्टी का बाइख्तियार होना जरूरी है। पार्टी सरबराह की आमरीत बरकरार रहने से मुरूसी सियासत का रास्ता बंद नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे ही फैसले पर इन्हिसार करके वोट मुस्तरद कर दिए। आप अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा कर रहे हैं तो आपने आर्टिकल 63A का फैसला तस्लीम कर लिया है। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फैसले को कबूल करके ही इस पर इन्हिसार किया। बस अब ये तयन होना है कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही से समझा है या नहीं समझा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि काफ लीग के अराकीन ने किसकी हिदायत के खिलाफ वोट दिया था। अवाम जिसे मुंतखब करके असेंबली में भेजती है उन अराकीन के पास ही मैंडेट होता है। बरतानिया में तमाम इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी के होते हैं। बरतानिया में पार्लिमान के अंदर पार्टी सरबराह का कोई किरदार नहीं होता। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या वोटिंग से पहले चौधरी शुजात का खत ऐवान में पढ़ा गया था, तो मंसूर ऐवान ने जवाब दिया कि इस हवाले से मेरे पास मालूमात नहीं है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक यह खत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का हिस्सा था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या डिप्टी स्पीकर को चौधरी शुजात का खत इजलास के दौरान मौसूल हुआ था, तो हमजा शहबाज के वकील मंसूर ऐवान ने जवाब दिया कि मीडिया पर तो रिपोर्ट हो चुका था कि चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर को खत इजलास से पहले भेजा था। इस मौके पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने हमजा शहबाज के वकील की मुआवनत करते हुए ये कहा कि तमाम पार्टी अराकीन को चौधरी शुजात का खत इजलास से पहले मिल गया था। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मंसूर ऐवान बहुत बेहतरीन दलाइल दे रहे हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि आप वजीर आला पंजाब के वकील हैं, वफाकी वजीर कानून से कैसे हिदायत ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मंसूर ऐवान से कहा कि सवालात से परेशान ना हो, दलाइल जारी रखें। फिर दलाइल जारी रखते हुए हमजा शहबाज के वकील ने मजीद कहा कि वजीर आला पंजाब के पहले इंतखाब में तहरीक इंसाफ के MPS को इमरान खान ने हिदायत दी थी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की हिदायत पर इन अराकीन को मुनहरिफ करार दिया। मंसूर ऐवान ने इमरान खान की अपने MPS को दी गई हिदायत भी अदालत में पेश कर दी। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे कहा कि पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अराकीन का केस मुख्तलिफ था। यहाँ तमाम 10 अराकीन ने एक ही उम्मीदवार को वोट दिया है। काफ लीग के किसी रुकन ने शिकायत नहीं की कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुछ और हिदायत दी गई थी। इलेक्शन कमीशन में PTI के मुनहरिफ अराकीन का मौक़िफ़ था कि उन्हें पार्टी की हिदायत ही नहीं मिली थी। मौजूदा केस में अराकीन कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी ने परवेज़ इलाही को वोट देने का फैसला किया था। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास और हिदायत पर कोई तनाज़ा नहीं है। किसी फरीक ने काफ लीग के इजलास को मुतनाज़ नहीं कहा। क्या पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के इजलास का फैसला तब्दील कर सकता है? तो हमजा शहबाज के वकील ने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि मुनहरिफ अराकीन ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि पार्टी पॉलिसी का मतलब पार्लिमानी पार्टी की हिदायत है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि यह दुरुस्त है कि पार्टी पॉलिसी ही पार्लिमानी पार्टी की हिदायत होती है। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि होल्ड ऑन, बात पूरी होने दें, इतनी जल्दी क्या है। इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील मंसूर ऐवान ने दलाइल मुकम्मल करते हुए नुक्ता उठाया कि अदालत ने मुनहरिफ अराकीन की अपीलें मंजूर कर ली तो क्या होगा। इससे यह होगा कि 25 निकाले गए वोट दोबारा शामिल करना पड़ेंगे। इसलिए इस्तदा है कि इस नुक्ते से मुताल्लिक मुकदमात को यकजा करके सुना जाए। इस दौरान काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के वकील सलाउद्दीन अहमद ने दलाइल शुरू किए। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि फुल कोर्ट की हद तक दलाइल दें, आपको भी केस में फरीक नहीं बनाया गया। इस पर सलाहुद्दीन अहमद ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जमात भी मेरी है और ख़त भी मेरा है, यही चाहता हूँ कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने रोस्ट्रम पर आकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़कर सुनाई। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि अगर यह ख्याल किया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने गलती की तो सही क्या होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि डिप्टी स्पीकर ने मुख्तसर रूलिंग में इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला नहीं दिया। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग से मुताल्लिक तफसीली वजूहात में इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दिया। तो अली ज़फ़र ने दलील दी कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63A पर भी इन्हिसार किया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने उन्हें अदालती नज़ायर देने से रोकते हुए कहा
कि आपको केस के मेरिट्स पर नहीं सुन रहे, ये बताएं कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए या नहीं। फिर बैरिस्टर अली जफर ने मजीद दलाइल दिए कि पार्टी सरबराह को पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के मुताबिक डिक्लेरेशन देनी होती है। आर्टिकल 63A पर अदालत पहले ही मुफस्सिल समातों के बाद राय दे चुकी है। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत तस्लीम करना ही जमहूरियत है। पार्टी इजलास में मुख्तलिफ राय देने वाला भी फैसले का पाबंद होता है। इसी जमात के सरबराह की आमरीत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 63 है और उसकी अदालती तशरी बिल्कुल वाज़े और गैर मुबहम है। अदालत पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अली जफर ने मजीद कहा कि क्या तमाम अदालती काम रोक कर फुल कोर्ट एक ही मुकदमा सुने? गुज़िश्ता 25 साल में फुल कोर्ट सिर्फ 3 या 4 केसेस में बना है। गुज़िश्ता बरसों में फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा 15 मुकदमात में मुस्तरद हो चुकी है। परवेज़ इलाही के वकील अली जफर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अराकीन के केस में वकील था। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि पार्टी पॉलिसी ज़बान ज़दे आम थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले का मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील इस केस के साथ नहीं सुनी जा सकती। मुनहरिफ अराकीन की नशिस्तों पर इलेक्शन हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग केस का फैसला कर दिया था। फुल कोर्ट के फैसले में वक्त लगेगा और इतने दिन मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बहरान का शिकार नहीं रह सकता। 5 रुकनी लार्जर बेंच को ही आर्टिकल 63A पर नजरसानी की दरख्वास्तें सुननी चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अली जफर से पूछा कि जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल का जवाब दें कि चौधरी शुजात का खत कब काफ लीग के अराकीन तक पहुंचा था। तो अली जफर ने मौका अख्तियार किया कि चौधरी शुजात हुसैन का खत काफ लीग के अराकीन तक नहीं पहुंचा था। यहाँ पर अदालत ने समात में वक्फा किया और फुल बेंच के मामले पर फैसला महफूज किया। साथ ही चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर से कहा कि इरफान कादिर साहिब आपको सबसे ज़्यादा वक्फे की ज़रूरत है। फिर तकरीबन 3 घंटे के बाद समात में 1.5 घंटे का वक्फा किया गया और 3 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि शाम 5:30 बजे फुल कोर्ट के हवाले से फैसला सुनाएंगे। और फिर 5:30 बजे समात दोबारा शुरू हुई तो अदालत ने चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली और वकला को मजीद दलाइल देने की हिदायत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल सुनकर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं। फुल कोर्ट बनाने के मामले पर आज फैसला होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकता। फुल कोर्ट बनाने के लिए मजीद कानूनी वजाहत की ज़रूरत है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हमें मजीद दलाइल सुनने हैं, मजीद वजाहत चाहते हैं कि क्यों लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनाया जाए। इस मौके पर इरफान कादिर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फुल कोर्ट पर ही बात करने से मुताल्लिक इस्तदा करने की हिदायत मिली थी। अपने मौक़िल से हिदायत लेने के लिए वक्त दिया जाए। जैसे एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप शायद चाहते हैं कि आपके कहने पर फुल कोर्ट बना दें तो ठीक है, वरना नहीं। मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं। तो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस बात पर वजाहत पहले से है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे कहा कि आप फौरी शॉपिंग करना चाहते हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि फौरी शॉपिंग नहीं, हमें किसी पर कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि NRO केस फुल कोर्ट ने सुना था क्योंकि वो आईनी मसला था। आज़म नज़ीर तारड़ ने नुक्ता उठाया कि अगर नज़रसानी अपील सुनकर मंजूर हो गई तो रन ऑफ इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने वज़ीर आज़म को 5 जजों के फैसले से घर भी भेजा है, तब आपने मिठाइयाँ बांटी और आज आप दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए हैं। अगर ये मामला हद से तजावुज़ हुआ तो फुल कोर्ट बना देंगे। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने कहा कि मेरे दलाइल फुल कोर्ट की तश्कील पर हैं, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं दलाइल नहीं दूंगा। तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि अच्छी बात है कि आपने हमसे इस तरह कहा, आप बिस्मिल्लाह करके दलाइल शुरू करें। इस मौके पर इरफान कादिर ने मज़ीद दलाइल दिए कि जब बार बार एक ही जज बेंच में आते हैं तो इस इल्ज़ाम को फुल कोर्ट के ज़रिए मुस्तरद किया जा सकता है। ये बात सोशल मीडिया और ज़बान ज़दे आम है। जस्टिस एजाजुल हसन की मुझसे नाराज़गी उस दिन भी महसूस हुई और आज भी महसूस हुई, काश ना होती। मौजूदा बेंच की न्यूट्रलिटी पर कोई इबाम नहीं है, मगर इल्ज़ामात को रद्द करने के लिए फुल कोर्ट ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर से कहा कि फुल कोर्ट बहुत संजीदा और पेचीदा मामलात में बनाया जाता है, ये मामला पेचीदा नहीं है। अगर आप फुल कोर्ट के लिए दलाइल पर तैयारी करके आए हैं तो ठीक, वरना मंसूर रवान को सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हमारे मुल्क में गवर्नेंस का बहुत बड़ा मसला है। हमने वफाक के मामले पर खुद नोटिस लेकर दिन और शाम में सुनकर फैसला किया। वफाक के मामले पर हमारी राय थी कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की और केस को लंबा नहीं लेकिन छोटा किया जा सकता है। तो इरफान कादिर ने जवाब दिया कि मैंने कभी इतने लंबे दलाइल नहीं दिए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में हमने खुद नोटिस नहीं लिया। केस में एक ही सवाल है कि पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है या नहीं। आप इस सवाल का जवाब दे चुके हैं कि पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है। इरफान कादिर ने अपने दलाइल में मजीद कहा कि अदालती फैसले की रोशनी में ही वज़ीर आला का दोबारा इलेक्शन हुआ। अगर मुनहरिफ अराकीन के वोट मुस्तरद करने का फैसला बदल गया तो दोबारा पोलिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। केस की बुनियादी अदालती फैसला है जिसकी नज़रसानी की अपील पर फैसला पहले ज़रूरी है।
अदालत की बात दुरुस्त थी कि सियासी लोग आपस में फैसले करें तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर अदलिया मुत्तफिक हो जाए तो भी काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 के फैसले में तजाद है। ऐसा लगता है कि अदालत दबाव में है। ये ना समझिएगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी कर रहा हूँ। मेरे लिए भी ये अदालत उतनी ही मोहतरम है जितनी आपके लिए है। हमने आना है और चले जाना है, लेकिन इदारे बरकरार रहेंगे। आप सियासतदानों के बारे में कहते हैं कि उनमें इख्तलाफ से मुल्क में हंगामा हो रहा है। अगर जजेस खुद भी यकजा होकर फुल कोर्ट बना लें तो मसला हल हो सकता है। इरफान कादिर ने मजीद कहा, दूसरी पार्टी जिसको वज़ीर आला लाना चाहती है वो उसको डाकू कहते थे। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं। वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना चाहते हैं। किसी ने इनहराफ किया है तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। खुदारा इस केस में जल्दी ना करें। आपने कहा था सियासतदान इकट्ठे नहीं होते। अगर जजेस हम आहंग नहीं होंगे तो भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। यहाँ पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील इरफान कादिर के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और फिर काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के वकील सलाउद्दीन अहमद ने दलाइल शुरू किए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत को वो ख़त भी पेश करेंगे जो अराकीन को लिखे गए थे। फरीक बनने की दरख्वास्त चौधरी शुजात हुसैन और काफ लीग की बतौर पार्टी है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने उनसे कहा कि आप केस के हक़ाइक़ पर जा रहे हैं। अदालत ने कानूनी नुक्ते का तयन करना है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने नुक्ता उठाया कि ख़त कब लिखे गए और कब मिले। अदालत ने पहली समाअत पर ये सवाल पूछे थे तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने उनसे कहा कि अदालत ने सिर्फ समझने के लिए सवाल पूछा था। स्पीकर ने फैसला ख़त मिलने के वक्त पर नहीं बल्कि अदालती हुक्म की रोशनी में दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि पार्लिमानी पार्टी में तमाम अराकीन की अहमियत है। पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमरीत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत से फैसले होते हैं। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी सरबराह कोई और है और अराकीन कहते हैं कि हमारे कायद कोई और हैं, तो ये फैसला सरबराह के बगैर नहीं हो सकता। असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, चाहे कायद कोई भी हो। किसी जमात का एक सेनेटर हो तो वो किस पार्लिमानी पार्टी से हिदायत लेगा? फुल कोर्ट की बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या फुल कोर्ट 8 जजेस भी बैठकर फैसला कर सकते हैं या नहीं? आप 8 जजेस के फैसले का हवाला दे रहे हैं तो 9 जजेस भी समाअत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि मुल्क में जारी सियासी तफरीक अफसोसनाक है। हम चाहते हैं कि आइन और जमहूरियत चलती रहे। मुल्क अप्रैल से अब तक मुसलसल बहरान का शिकार है। नहीं चाहते कि मुल्क में ये अख्तलाफात की सूरत यूं ही चलती रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि तवक्को नहीं थी कि असेंबली बहाल होने के बाद नई अपोजिशन वॉकआउट कर देगी। अदालत ने नेकनियती से फैसला किया था। अप्रैल से हर गुजरते दिन के साथ बहरान बढ़ता ही जा रहा है। आप शायद चाहते हैं कि यह बहरान मजीद तवील हो जाए। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है। आइनी और अवामी मुफाद के मुकदमात को लटकाना नहीं चाहिए। हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से है? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहिर और 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। अदालत के फैसले पर इंतखाबात हुए और पुरअमन तरीक़े से हुए। हमें ये ढूंढ कर दे दें कि कहाँ लिखा है कि पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। इस मौके पर चौधरी शुजात के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फाजिल बेंच रात के 7 बजे भी मौजूद है तो बाकी जजेस भी खुशी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि जजेस दस्तियाब नहीं हैं। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन बोले कि जो जजेस दस्तियाब हैं वो भी बैठ कर फैसला कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 3 जजेस के अलावा सिर्फ 2 मज़ीद जजेस शहर में हैं। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने तजवीज़ दी कि वीडियो लिंक के जरिए भी जजेस शरीक हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वीडियो लिंक शिकायत करने वालों की सहूलत के लिए है। वज़ीर आला के इंतखाब का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका में जजेस सियासी जमातें और हुकूमत तैनात करती हैं। शुक्र है पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं है। काफ लीग के अराकीन को टिकट चौधरी शुजात हुसैन ने ही जारी किए थे। अदालत ने स्पीकर के वोट मुस्तरद करने के अख्तियार पर वाज़ेह फैसला दे रखा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो क्या अराकीन असेंबली डमी हैं? तो चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने जवाब दिया कि अगर जलसे में अराकीन को कहा जाए कि फ़लाँ को सपोर्ट करना है तो क्या ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास तसव्वुर होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि MPS को डमी के तौर पर डील करना अवाम की तौहीन है। इस नुक्ते पर चौधरी शुजात के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और अदालत ने एक और वक्फा कर दिया था। फिर 9 बजे के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उसके बाद PDM मीडिया पर आई और उन्होंने अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। इरा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।